नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी राजस्थान के खास कार्यक्रम इस हफ्ते विशेष में। मैं हूं आपके साथ अर्निशा डाबले। इस कार्यक्रम में हम आपके लिए कुछ ऐसे किस्से लेके आते हैं जो शायद मुख्य समाचारों की सुर्खियों के बीच गुम हो जाते हैं। आज की इस कड़ी में हम आपके लिए लाए हैं प्रकृति, उत्साह और साथ ही समाज में बदलाव की कुछ कहानियां। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की इस कड़ी की। जीएसटी में कर दरें कम करने के ऐतिहासिक फैसले ने देश भर में उत्साह की लहर दौड़ा दी है। चाहे वो आम नागरिक हो या दुकानदार, सबके चेहरे पर एक मुस्कान देखने को मिल रही है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में सभी को स्वदेशी अपनाने का भी संदेश दिया। तो आइए देखते हैं जीएसटी कर दरों से संबंधित ये खास रिपोर्ट। हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म की घोषणा की थी। इन सुधारों का उद्देश्य आम आदमी के जीवन को आसान बनाना और अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। नई दिल्ली में आयोजित जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक की सिफारिशें प्रधानमंत्री के उसी संकल्प को पूरा करती नजर आ रही हैं। जीएसटी परिषद ने छोटे व्यापारियों और कारोबारियों के साथ साथ सभी के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुनिश्चित करने के लिए बड़े सुधारों को मंजूरी दी है। इन सुधारों के जरिए आम आदमी, श्रम प्रधान उद्योग, किसान और कृषि के साथ ही स्वास्थ्य क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया गया है और दरों को कम किया गया है। मौजूदा 4 स्तरीय टैक्स रेट ढांचे को आम लोगों के फायदे के लिए अब सिर्फ 2 दर संरचनाओं में ढाला गया है। 18% का स्टैंडर्ड रेट और 5% का मेरिट रेट। इसके साथ ही कुछ चुनिंदा वस्तुओं और सेवाओं के लिए 40% का विशेष डीमेरिट रेट रखा गया है। जीएसटी में नए सुधारों से आम आदमी की रोजमर्रा की कई वस्तुओं पर बड़ी बचत होगी। इनमें हेयर ऑयल, शैम्पू, मक्खन, घी, चीज, डेयरी स्प्रेड, पैक्ड नमकीन, भुजिया और मिक्सचर शामिल हैं। वहीं बर्तन, फीडिंग बॉटल, नैपी और बच्चों के डायपर में 5% जीएसटी की नई दर से लोगों को राहत मिलेगी। केंद्र सरकार ने जीएसटी दरों में कमी करके देश की सेहत को दुरुस्त करने का भी प्रयास किया है। सभी निजी जीवन बीमा पॉलिसी और निजी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों के पुनर्बीमा पर जीएसटी से छूट दी गई है। थर्मामीटर, डायग्नोस्टिक किट और टेस्ट स्ट्रिप्स सहित नजर के चश्मों पर 5% जीएसटी लगेगा। हेल्थ रिलेटेड आइटम्स, 33 लाइफ सेविंग ड्रग्स एंड मेडिसिन्स, एंड दे ऑल कम डाउन फ्रॉम 12 to 0. From 5 to 0 and 3 life-saving drugs and medicines used for treatment of cancer, rare diseases and other severe chronic diseases. केंद्र सरकार ने जीएसटी सुधारों के जरिए किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। ट्रैक्टर के साथ ही उसके टायर और पुर्जों पर जीएसटी अब 5% रहेगा। कृषि आधारित वस्तुओं और मशीनों पर भी जीएसटी में कमी की गई है। छोटी कार और बाइक खरीदने वालों को सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। 1200 सीसी पेट्रोल और डीजल हाइब्रिड, एलपीजी, सीएनजी कार और 1500 सीसी डीजल और हाइब्रिड कारों पर 18% जीएसटी कर दिया गया है। इसके साथ ही 3 पहिया वाहन और 350 सीसी तक की मोटरसाइकिल और माल ढुलाई वाले मोटर वाहनों पर जीएसटी की दर को घटाकर 18% कर दिया गया है। जीएसटी में सुधारों से बच्चों की पढ़ाई का खर्च कम करने की भी कोशिश की गई है। पेन, पेंसिल, चार्ट, ग्लोब, पेंसिल शार्पनर, क्रेयॉन्स, ब्लैक बोर्ड, कॉपी, नोटबुक्स और इरेजर पर जीएसटी दर अब 0 हो गई है। त्योहारी सीजन में एसी और टीवी पर ऑफर्स की बहार होती है। अब सरकार ने इन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर जीएसटी दर में कमी करके आम आदमी की बचत कराई है। एसी, 32 इंच से बड़े एलईडी और एलसीडी टीवी, मॉनिटर, प्रोजेक्टर और डिश वॉशिंग मशीन पर 18% जीएसटी लगेगा। ये जीएसटी सुधार हर भारतीय के लिए दिवाली का तोहफा है। इससे आम जनता के लिए टैक्स में भारी कमी होगी। एमएसएमई और छोटे उद्यमियों को बड़ा लाभ मिलेगा और अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिलेगी। देश का हर नागरिक स्वस्थ हो, यही है नए भारत का सपना। इसी सोच के साथ शुरू हुई प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इस योजना ने लाखों परिवारों को मुफ्त में इलाज दिया और स्वास्थ्य सुरक्षा पहुंचाई। तो आइए देखते हैं किस तरह प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने लोगों की जिंदगी में बदलाव किया।
गरीब का कल्याण और गरीबों के हितों को सर्वोच्च स्थान पर रखना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सबसे प्राथमिकता में है, चाहे वो उनके लिए घर हो, बिजली हो, सड़क हो या फिर स्वास्थ्य। गरीब व्यक्ति पैसे के अभाव में इलाज से वंचित न रहे, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 सितंबर 2018 को दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इसके तहत 55 करोड़ से ज्यादा गरीब लोगों को हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज दिया जा रहा है। अक्टूबर 2024 में योजना का विस्तार करके देश के हर एक परिवार के 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को योजना में शामिल किया गया। उनके लिए आयुष्मान वय वंदना कार्ड जारी किया जा रहा है। इससे देश के 6 करोड़ से ज्यादा बुजुर्गों को लाभ मिलना शुरू हो चुका है। आयुष्मान भारत योजना के दायरे में ट्रांसजेंडर और गिग वर्कर्स को भी शामिल किया गया है। योजना में आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के 37 लाख परिवारों को भी शामिल किया गया है। पीएम जय के तहत अब तक 41 करोड़ से अधिक लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बन चुका है और 9 करोड़ से ज्यादा अस्पतालों में भर्ती की स्वीकृति दी गई है। अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों में 49% महिलाएं हैं। बीमारी के इलाज में लोगों के पॉकेट से लगने वाला खर्च जहां पहले 62% था, वहीं अब 38% रह गया है। आयुष्मान भारत योजना के तहत 68 लाख कैंसर के मरीजों का इलाज किया गया है, जिसमें से 76% ग्रामीण इलाके से हैं। आयुष्मान भारत योजना गरीब और वंचित वर्गों के लिए दुनिया के सबसे क्रांतिकारी स्वास्थ्य सेवा योजना साबित हो रही है। देश में कैंसर के रोगियों का समय पर इलाज होने की संभावना पिछले 6 सालों में 36% बढ़ी है और ये संभव हुआ है आयुष्मान भारत योजना से। इस योजना ने गरीबों के चेहरे पर मुस्कान लाई है। इलाज की चिंता से दूर अब गरीब भी उन अस्पतालों में इलाज कराते हैं जहां वो पहले जाने से कतराते थे। आज इतना वो हो रहा, नहीं तो हम गरीब आदमी कहाँ जाते और कैसा करते, लाखों रुपए हमारे लग जाते। लेकिन मोदी जी की वजह से ही आज मैं थोड़ा ठीक हूँ। मेरे हार्ट की प्रॉब्लम है, मेरे मशीन डलनी है पेसमेकर। इस योजना का सबसे बड़ा फायदा इसकी पोर्टेबिलिटी होना है। इसका मतलब है कि अगर किसी राज्य में आपका कार्ड बना है तो आप दूसरे राज्य में भी पैनल वाले अस्पताल में इलाज करा सकते हैं। अंतर्राज्यीय पोर्टेबिलिटी की वजह से करीब 12 लाख से ज्यादा लोगों को इलाज का लाभ मिला और करीब 3100 करोड़ से अधिक रुपए सरकार ने खर्च किए। यह योजना पूरी तरह से कैशलेस है। इस स्कीम ने एक्सेस टू हेल्थ केयर बढ़ाई, गरीब को कॉन्फिडेंस दिया कि आपका इलाज हो सकता है, पहुंचिए आगे, और ये संभव हो गया है। और ये होते होते जेब पे वजन जो है वो नहीं पड़ रहा, तो ये बिल्कुल गरीब कल्याण की स्कीम है। पीएम मोदी का विजन है कि सभी को सस्ता, सुलभ और गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सुविधा उनके घर के पास ही मिले। प्रधानमंत्री की कोशिश है कि गरीब और खासकर महिला और बुजुर्ग को कोई दिक्कत न हो। आयुष्मान भारत योजना न केवल गरीबों को सस्ती सुलभ स्वास्थ्य सेवा दे रही है, बल्कि उनको गरीबी रेखा से उबारने में भी मदद कर रही है। डीडवाना कुचामन के युवाओं ने ये साबित कर दिया है कि कचरा भी हरियाली की कहानी लिख सकता है। आपको बता दें कि इन युवाओं के प्रयासों ने एक डंपिंग यार्ड को अर्बन फॉरेस्ट में बदल दिया है। ये कहानी केवल हरियाली की नहीं, परंतु उम्मीद और सकारात्मकता की है। डीडवाना कुचामन जिले के कुचामन सिटी की रिंग रोड स्थित राजकीय खेल स्टेडियम के सामने की यह जगह है कुछ समय पहले तक शहर का डंपिंग यार्ड थी। यहाँ चारों ओर गंदगी, प्लास्टिक और कचरे के ढेर लगे रहते थे, लेकिन शहर के पर्यावरण प्रेमियों ने ठाना कि इस बंजर और गंदी जगह को हरियाली में बदलना है। पर्यावरण प्रेमियों के अथक प्रयासों की वजह से महज 11 महीनों की मेहनत से लगाए गए 11,000 पौधे अब पेड़ बन चुके हैं। देखिए 11 महीने पहले यहाँ पे आप जो यहाँ पे स्टेडियम की चारदीवारी के अलावा यहाँ पे जो सबसे ज्यादा मौजूद था वो था प्लास्टिक का कचरा। आप इसके अंदर चाहे बाहर देखें, यहाँ पे प्लास्टिक के कचरे से ये फील्ड पूरा भरा हुआ था। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले है कि उसको कचरे को हटाया यहाँ से। उसके बाद में जो ये लैंड थी वो एक तरह से लवणीय भूमि है जो हर किसी प्लांट की ग्रोथ को सपोर्ट नहीं करती है। तो हमने यहाँ पे लगभग 1.5 फीट 2 फीट तक इसकी डिगिंग करी। उसके बाद में इसके अंदर हमने दूसरी जो बलुई मिट्टी है वो डाली। इसके अलावा हमने इसमें जिप्सम डाला और उसके अलावा जो मैंने अभी आपको बताया कि इसमें ऑर्गेनिक जो कंपोनेंट है, वेस्ट जो डिकम्पोज हुआ था वो हमने डाला, जो लोकली यहाँ पे प्लांट का या नारियल का बुरादे से हमने मिलकर बनाया था।
तो उसके बाद में इसके लैंड की जो है, और उसके अलावा हमने जो पशु पक्षियों की जो बीट है वो भी इसमें काम में लिए हैं। तो ये सब मिलके हमने जो लैंड को जो अनुकूल बनाया, उसके बाद में इसमें प्लांटेशन किया। इस फॉरेस्ट की असली खूबसूरती है इसका पूरी तरह स्वदेशी होना। यहाँ किसी भी तरह का रासायनिक कीटनाशक इस्तेमाल नहीं हुआ। पौधों की सुरक्षा और बढ़वार के लिए केवल जीवामृत और जैविक खाद का प्रयोग किया गया। सिंचाई में पानी की बचत के लिए ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाया गया। इसके अलावा वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल कर मिट्टी को उपजाऊ बनाया गया। इस अनोखे प्रयोग से लाखों लीटर पानी की बचत हुई है। इस जंगल की एक और खासियत है, यहाँ लगाई गई पौधों की विविधता, 100 से ज्यादा स्थानीय प्रजातियां यहाँ शामिल की गई हैं। इनका एक मिशन था कि ये पर्यावरण संतुलन के लिए फॉरेस्ट को डेवलप हो, साथ ही स्थानीय जो लोकल प्रजाति है, जो कई तरह की प्रजातियां तो विलुप्त हो चुकी है, जैसे केजरी है, ये परास है, तो आखिर कई प्रजातियां विलुप्त हो चुकी, उनका विशेष ध्यान दिया गया। इसका कारण एक तो यहाँ के लोगों को अपनी स्थानीय प्रजाति का मालूम चले कि अपने ये ऐसे पौधे भी होते थे जो ऑक्सीजन के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत कार्य करते थे, वो करीब करीब विलुप्त हो चुके हैं। ऐसे पौधों का विशेष ध्यान यहाँ पे। मैक्सिमम एक वेस्ट मटेरियल का कंजम्पशन हो और उसकी जो कॉस्ट है वो न्यूनतम रहे, ताकि आम आदमी इस फॉरेस्ट को एक तरीके से लगा सके। जैसे हमने क्या रखा है, तो स्थानीय प्रजाति रखी है पौधों की जो लगाते हैं उनकी हाइट है वो 1 से 2 फुट से ज़्यादा नहीं रखते हैं। दूसरा, इसमें पानी की बहुत ही कम आवश्यकता हो, इसलिए हमने इसके अंदर वेस्ट मटेरियल का बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में 40 ट्रॉली के आसपास में वेस्ट मटेरियल जो कि जलाने योग्य था, इसको हमने इसमें कंज्यूम किया है। इसके अलावा इसमें पौधों को जड़ों में पानी ना देकर पौधों की जड़ों से दूर दिया जाता है। पूरी टीम ने मिलकर के ये 11 महीने में ही इतना बड़ा ये खड़ा कर दिया है। एकदम ये प्राकृतिक जंगल है एक तरह से, और इसका हमें आने वाले समय में बहुत बेनिफिट मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगी, और अपन कर सकते हैं जो अपन भौतिकवादी की दौड़ के अंदर प्रकृति को पीछे छोड़ दिया है, दोहन करते जा रहे हैं, वापस हमें इसकी ओर लौटना पड़ेगा, और इसके दुष्परिणाम है, इनसे हम तभी दूर कर पाएंगे। जहाँ भी आपको संभावना लगे, मेरी आमजन से अपील है कि वो संभावित जगह देखें और लगाएं। थोड़ी सी इच्छा शक्ति की जरूरत है, अपन कर सकते हैं। देखो आपके सामने हमने किया, 11 महीने में जंगल खड़ा हुआ है, ये जरूरी है, आने वाली पीढ़ी नहीं हमें माफ नहीं। स्थानीय पौधों की इस विविधता ने फॉरेस्ट को जैव विविधता का हब बना दिया है। अब यहाँ अलग अलग किस्म के पक्षियों को भोजन और सुरक्षित ठिकाना भी मिल रहा है। ये जंगल अब न सिर्फ पर्यावरण संरक्षण का केंद्र है, बल्कि शहर के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ जयपुर। इस वर्ष मॉनसून कुछ अधिक ही मेहरबान रहा। कई नदियों में उफान देखने को मिला। इन्हीं में शामिल थी राजस्थान की लूनी नदी। आपको बता दें कि सांचौर के नेहट क्षेत्र में घरों और खेतों में बहुत पानी भर गया। इस पानी को निकाला सरकार के प्रयासों ने, तो साथ ही आमजन भी एक साथ मिलकर आए लोगों को राहत की सांस देने। तो आइए देखते हैं किस तरह स्थिति में सुधार आया लोगों के प्रयासों से। होने के बाद लूनी नदी आने से पानी की व्यवस्था से फसल खराब हो गई है। गंवार, बाजरे, मूंगफली सब बिगड़ गए। 20 दिन से बच्चे घर पे बैठे, विद्यालय नहीं जा पाते।
मारे पानी पहला बारिश हुई जिंदा पानी हो बस नदी का पानी आ गयो मैं हलो आ गयो पानी मतलब घर हार होई डूब गया कि नहीं बच्यो है दाव में ले पर नोसा सड़िया दूजो लारला होई डूब गया नुकसान होया हमारो में। ज़्यादा पानी है इस वजह से ये रोड पूरी टूट गई है और हमारे को यहाँ से 15 से 20 किलोमीटर जाना पड़ता है। सभी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। 15 से 20 किलोमीटर हमारे को दूर जा करके ये वापस इधर जाना पड़ता है। गांव वालों की मदद के लिए कई समाजसेवी और भामाशाह सामने आए हैं। इन्होंने सामग्री लेकर प्रभावित लोगों तक पहुंचाई, जिससे उन्हें काफी राहत मिली है। प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। गांव-गांव जाकर जरूरतमंदों तक राहत पहुंचाई जा रही है। इस पर सरपंच और ग्रामीणों ने इनका आभार जताते हुए कहा कि प्रशासन और समाज सेवियों की तत्परता ही उनके लिए सबसे बड़ी राहत है। यहाँ पे 4 फुट 5 फुट पानी की गहराई है और उस पानी के अंदर से पार होना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ का जीवन बहुत ही कठिन है। अगर रास्ता सुगम व्यवस्था हो जाती तो बाकी चीजें तो हम खुद हमारे स्तर पर करने में सक्षम हैं, लेकिन बिना रास्ते के कारण लोगों का आवागमन पूर्ण रूप से बंद हो पा रहा है। बच्चों की स्कूलें छूट गई है, मरीजों को अस्पताल जाने में दिक्कत आ रही है और कुल मिला के यह कहे कि रोजमर्रा की जो जिंदगी है वो एकदम से ठप है। यहाँ पर 15 दिन 20 दिन पहले बहुत भारी बारिश आई है, जल प्रभाव बहुत चल रहा है यहाँ पे और ये 2 नदी का भी पानी का बहाव है इधर और 24 गांव यहाँ पे अतिग्रस्त हुए हैं। जो सबसे गरीब है, पिछली जाति के भी लोग ज़्यादा है और किसान भी यहाँ बहुत परेशान है। हम लगातार 7 दिन से ये भोजन सामग्री की व्यवस्था कर रहे हैं, इनकी सब राशन की व्यवस्था कर रहे हैं। मिनिमम 3 दिन हो गए हमको। यहाँ 2 जगह पानी का बहुत ज़्यादा जलभराव होता है, जिसमें लूणी की नदी से रोड का कटाव हो रहा है। तो इस जगह पे हमने जो परमानेंट रजिस्ट्रेशन के प्रपोजल होते हैं उनमें हमने बॉक्स कलवर्ट लिया है। 200 मीटर की 2 जगह सीसी का प्रपोजल भेजा है। प्रपोजल आने पे यहाँ पे बॉक्स कलवर्ट लग जाएंगे, जिससे पानी का निकासी रोड के इस साइड से दूसरी साइड हो जाएगा और रोड का कटाव इससे बच जाएगा और यहाँ पे सीसी का निर्माण करवा दिया जाएगा। सभी जगह जहाँ जहाँ पानी भराव की स्थिति है उन सभी जगह हम वहाँ साइटों पे घूम के और उन सबको लिस्टों में ऐड करके परमानेंट रजिस्ट्रेशन में सीसी अथवा जो भी ये बॉक्स कलवर्ट या स्लेब कलवर्ट का हो उनका प्रपोजल आगे भिजवाया जा रहा है, ताकि सैंक्शन आ जाए और ये पानी की ये जो भराव की सुधार हो जाए। बारिश और नदी के बहाव के कारण लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर गंभीर असर पड़ा है। फिलहाल क्षेत्र के कई इलाकों में हालात चुनौतीपूर्ण हैं, लेकिन सरकार और समाज की संयुक्त कोशिशें आपदा के बीच उम्मीद की किरण बनी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, जयपुर। हिंदी केवल हमारी मातृभाषा नहीं परंतु हमारी एकता और संस्कृति की पहचान है। सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि हिंदी को किस तरह जन जन तक पहुंचाया जाए। 14 सितंबर से शुरू हुआ हिंदी दिवस और हिंदी पखवाड़ा न केवल एक माध्यम है हमारी संस्कृति को समझने का, परंतु हमारे संस्कारों को भी एक नई उम्मीद दे रहा है। हिंदी हमारे आत्मगौरव का उत्सव है। तो आइए देखते हैं एक खास रिपोर्ट हिंदी भाषा पर। एक भाषा के रूप में हिंदी न सिर्फ भारत की पहचान है, बल्कि यह हमारे जीवन मूल्य, संस्कृति और संस्कारों की सच्ची संवाहक और परिचायक भी है। बहुत सरल, सहज और सुगम भाषा होने के साथ हिंदी विश्व की लोकप्रिय भाषा है, जिसे दुनिया भर में समझने, बोलने और चाहने वाले लोग बहुत बड़ी संख्या में मौजूद हैं। यह विश्व में तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है, जो हमारे पारंपरिक ज्ञान, प्राचीन सभ्यता और आधुनिक प्रगति के बीच एक सेतु भी है। हिंदी भारत संघ की राजभाषा होने के साथ ही 11 राज्यों और 3 संघ शासित क्षेत्रों की भी प्रमुख राजभाषा है। हिंदी सुख दुख, उल्लास, हर्ष की भाषा है। हिंदी गर्व के पल देने वाली भाषा है। हिंदी हमारी पहचान है। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल अन्य 21 भाषाओं के साथ हिंदी का एक विशेष स्थान है। हिंदी के विकास के लिए खास तौर से राजभाषा विभाग का गठन किया गया।
भारत सरकार का राजभाषा विभाग इस दिशा में प्रयासरत है कि केंद्र सरकार के अधीन कार्यालयों में अधिक से अधिक कार्य हिंदी में हो। इसी कड़ी में हिंदी दिवस के दिन यानी 14 सितंबर से हिंदी पखवाड़ा मनाया जा रहा है। ज्यादातर हिंदी भाषा का आंदोलन उन लोगों ने चलाया है जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं थी। सुभाष चंद्र बोस हो, लोकमान्य तिलक हो, महात्मा गांधी हो, काका साहब कालेलकर हो, राजगोपालाचार्य हो, सबने यानी जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं थी उनको हिंदी भाषा के लिए, उसके संरक्षण और संवर्धन के लिए जो दीर्घ दृष्टि से उन्होंने काम किया था, ये हमें प्रेरणा देता है। भारत सरकार द्वारा विकास योजनाओं और नागरिक सेवा को प्रदान करने में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। हिंदी और प्रांतीय भाषाओं के माध्यम से हम बेहतर जन सुविधाएं लोगों तक पहुंचा सकते हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की भाषाओं की विविधता को एकता के सूत्र में पिरोने का नाम है हिंदी। प्रत्येक वर्ष भारत सरकार द्वारा प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, जिसमें विश्व भर में रहने वाले प्रवासी भारतीय भाग लेते हैं। आज वैश्वीकरण के दौर में हिंदी विश्व स्तर पर एक प्रभावशाली भाषा बनकर उभरी है। अभी हाल ही में G20 के दौरान यह न सिर्फ देखा गया बल्कि इसे दुनिया ने महसूस भी किया। हिंदी भाषा ही नहीं, भावों की अभिव्यक्ति है, सदियों से हर भारतीय के शब्दों की शक्ति है। भारत की अनेकता को एकता के सूत्र में पिरोने वाली हिंदी चिरकाल से ही सर्व समावेशी भाषा रही है। आज दुनिया में 6000 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। इनमें से अकेले एशिया में ही 2200 से ज्यादा भाषाएं हैं। इन भाषाओं के बीच अपनी अलग पहचान बनाए हुए है हमारी हिंदी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, जयपुर। 22 सितंबर से देश भर में एक नया उत्साह देखने को मिल रहा है। इसी उत्साह के बीच एक और रंगारंग प्रस्तुति है राजस्थान के श्री गंगानगर की रामलीला। आपको बता दें कि ये अद्भुत मंचन है, क्योंकि ये विश्व की एकमात्र राजस्थानी भाषा में होने वाली रामकथा है। ये केवल एक भक्ति का संगम नहीं, परंतु राजस्थान की श्रद्धा, कला और संस्कृति को भी बचाए रख रही है। लगातार 11 वर्षों से श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ में विश्व की एकमात्र राजस्थानी रामलीला का मंचन किया जा रहा है। इस वर्ष की रामलीला का मंचन नवरात्रि से शुरू होकर दशहरे तक किया जाएगा। इस अवसर को देखने के लिए आसपास के गांव व शहर के लोग पहुंच रहे हैं, जिनमें भारी उत्साह दिख रहा है। भाषा अपनी बोल जो जे चाहो थे मान, राजस्थानी कम नहीं राजस्थान। मैं लारले 10 साल हूँ रामलीला से जुड़ेड़ो हूँ और मैं भाषा खातर काम कर रहा हूँ। मैं सारे प्रदेशवासियों ने कहना चाहूँ हूँ कि मैं जकी रामलीला के तरफ थाने वो मैसेज देने लग रहा है कि आपकी भाषा न बचाओ। अगर थे भाषा नहीं बचाओगा तो आपने लिया एक श्राप बन जाएगा। जय राजस्थान, जय राजस्थानी। आज राजस्थानी रामलीला संस्थान री ओर से आख्या जगत री एकल्पी रामलीला जी अपनी माइड भाषा राजस्थानी में खेली जन लाई रही है। आज 11वें साल रे पहले दिन पहली रात री लीला री शुरुआत हुई जी आज नवरात्रा पर शुरुआत हो गई, दशहरा ताई चाल सी। ई मंच पर लगातार 10 साल से लगातार चल रही है और लोग बाग देखने आवे, मन बहुत ही अच्छी लागे। इनको जो दर्शाव देखो जावे वो एकदम यहाँ लागे भी, मतलब जो होयो वो ही दर्शावे, एकदम जीवित दर्शाव लागना है। और बहुत ही दर्शक जका भी आवे वह रुचि के साथ इन देखे और
जका भी कलाकार है आपको भी अभिनय भी बहुत है शानदार तरीके से देने लगे। राजस्थानी रामलीला ई चौक पर ई मंच पर तीसरे साल लगो लगी होने लग रही है। 2023 में भी रामलीला देखी मैं, 2024 में भी देखी और 2025 में भी देखने लग रहा हूँ। हम बता दूं कि राजस्थानी रामलीला राजस्थानी साहित्यकार केंद्रीय साहित्य अकादमी दिल्ली में अवार्डी भाई मनोज कुमार स्वामी लिखी है और ई रामलीला को डायरेक्शन निर्देशन भी भाई मनोज कुमार स्वामी करने लग रहे हैं। और पीछे जी का मेरे बैठे है दर्शक बेटे देखने लग रहे हो कि बहुत बड़ी संख्या में माता बहना अपना जन जन का आराध्य भगवान श्री राम की रामलीला देखने लग रहा है। आज हमने देखा कि प्रकृति की चुनौती हो या संस्कृति का उत्सव, चाहे कहानी हो विकास की या उम्मीद की, हमारा देश हर कदम पर सकारात्मक बदलाव की झलक दिखा रहा है। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई विविध कहानियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।